एड जी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। बिल्कुल आराम से। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखो, पर पैसिव लिसनिंग भी कर सकते हो। अगर सर्किट्स देखकर डर लगता है तो आज हम उसी डर को छोटे कॉन्सेप्ट्स में तोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, पावर, सेल्स, किरचॉफ्स रूल्स, व्हीटस्टोन ब्रिज, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स सब आएंगे। बिल्कुल। और आरव की तरह अगर तुम्हें लगता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ फॉर्मूलाज का चैप्टर है, तो एक सेकंड रुककर सोचो। इसमें हर फॉर्मूला के पीछे चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर है। हम पहले इंट्यूशन बनाएंगे, फिर इक्वेशंस लगाएंगे और बीच बीच में तुम्हें खुद आंसर प्रेडिक्ट करना होगा। इसलिए बस सुनो नहीं, अपने माइंड में सर्किट ड्रॉ भी करते चलो। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले चार्जेस इन मोशन से इलेक्ट्रिक करंट तक जाएंगे, फिर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ से वी, आई और आर का रिलेशन, फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, मटेरियल्स और टेम्परेचर डिपेंडेंस, इलेक्ट्रिकल पावर, सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस, अंत में किरचॉफ्स रूल्स और व्हीटस्टोन ब्रिज से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स एनालाइज करेंगे। और हर बड़े सेक्शन के बाद हमारा छोटा चेक पॉइंट होगा। तुमसे पूछा जाएगा कि करंट स्केलर क्यों है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट क्यों ड्रिफ्ट करते हैं, ओम्स लॉ कब फेल होता है और जंक्शन पर करंट्स का क्या रिलेशन होगा। अगर किसी स्टेप पर डाउट आए, उसे इग्नोर मत करना। एजी में एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ खोलना इसी तरह की रिवीजन फ्लो को आसान बनाता है। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक आइडिया से। पहले चैप्टर में चार्जेस को रेस्ट पर माना गया था। यहाँ चार्जेस इन मोशन इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लाइटनिंग में क्लाउड से अर्थ की ओर चार्जेस फ्लो करते हैं, लेकिन वह फ्लो स्टेडी नहीं होता। दूसरी तरफ टॉर्च और सेल ड्रिवन क्लॉक में चार्जेस कंपैरेटिवली स्टेडी मैनर में फ्लो करते हैं। यही स्टेडी करंट्स इस चैप्टर का सेंट्रल फोकस है। तो क्या हर मूविंग इलेक्ट्रॉन करंट बना देगा? नहीं, यही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। करंट नेट चार्ज फ्लो है। अगर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, एक डायरेक्शन का फ्लो दूसरी डायरेक्शन के फ्लो से एवरेज में कैंसिल हो सकता है। तब इंडिविजुअल मोशन तो है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक करंट जीरो है। इसलिए सिर्फ मोशन देखना पर्याप्त नहीं, हमें किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाला नेट चार्ज पर यूनिट टाइम देखना है। अब डेफिनेशन को केयरफुली पकड़ो। किसी एरिया को चार्ज फ्लो की डायरेक्शन के नॉर्मल मान लो। टाइम इंटरवल टी में फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का नेट अमाउंट क्यू प्लस और नेगेटिव चार्ज का नेट अमाउंट क्यू माइनस हो सकता है। नेट चार्ज क्यू क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस होगा। स्टेडी करंट के लिए I इक्वल्स क्यू बाई टी। यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कॉन्ट्रीब्यूशंस को भूलना नहीं है। चेंजिंग करंट के लिए डेफिनेशन और जनरल हो जाती है। छोटे टाइम इंटरवल डेल्टा टी में क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो करे तो उस समय करंट को डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के लिमिट के रूप में डिफाइन करते हैं, जब डेल्टा टी जीरो की ओर जाता है। एग्जाम में इसे करंट एट एन इंस्टेंट की डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो। एक क्विक चेक। अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब करंट खत्म हो गया है या हमारा चोजन डायरेक्शन गलत था। चोजन डायरेक्शन गलत नहीं, बस एक्चुअल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए सर्किट इक्वेशंस में करंट की डायरेक्शन इनिशियली एज्यूम कर सकते हो। फाइनल आंसर नेगेटिव हो तो उसकी फिजिकल मीनिंग लिखो। एक्चुअल करंट अज्यूम्ड एरो के ऑपोजिट है। ऐसा यूनिट एम्पियर है। 1 एम्पियर को चार्ज फ्लो पर सेकंड के रूप में समझो, जबकि डिटेल्ड डेफिनेशन आगे मैग्नेटिक इफेक्ट से भी जुड़ती है। मैग्नीट्यूड का रेंज भी इंटरेस्टिंग है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस में करंट्स एम्पियर ऑर्डर के हो सकते हैं। लाइटनिंग में एवरेज करंट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स के ऑर्डर का हो सकता है, जबकि नर्व्स में माइक्रो एम्पियर्स। इससे स्केल समझ आता है, पर एक कॉमन मिस्टेक है लाइटनिंग का करंट स्टेडी मान लेना। सोर्स साफ कहता है कि लाइटनिंग फ्लो स्टेडी नहीं होता। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। करंट इज नेट चार्ज क्रॉसिंग एन एरिया पर यूनिट टाइम। करंट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं,
लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी है। एरो केवल चोजन डायरेक्शन बताता है, करंट वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो नहीं करता। इस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को शॉर्ट आंसर में जस्टिफाई करने को कॉमनली टेस्टेड समझो। अब क्वेश्चन उठता है कि चार्ज फ्लो करेगा कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो और चार्ज फ्री टू मूव हो, तभी फोर्स के कारण करंट कंट्रीब्यूट कर सकता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई बाउंड होते हैं, इसलिए हर चार्ज फ्री ही मूव नहीं करता। मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रैक्टिकली फ्री होते हैं, इसलिए वे कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। सॉलिड मेटालिक कंडक्टर में करंट नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, जबकि पॉजिटिव आयंस लगभग फिक्स्ड बैकग्राउंड बनाते हैं। ये स्टेटमेंट सॉलिड कंडक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस अलग हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मूव कर सकते हैं। सीबीएसई आंसर में कॉन्टेक्स्ट लिखना यूजफुल है। इस डिस्कशन में हम मेनली सॉलिड कंडक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर नहीं होते, राइट? राइट। थर्मल मोशन के कारण वे मूव करते रहते हैं और फिक्स्ड आयन से कोलिशंस करते हैं। कोलिशन के बाद स्पीड वही रह सकती है, पर डायरेक्शन रैंडम हो जाती है। किसी भी टाइम पर एक डायरेक्शन में मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बराबर एवरेज हो जाती है। इसलिए नेट करंट जीरो रहता है डिस्पाइट कंटिन्यूअस माइक्रोस्कोपिक मोशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो। फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। सोर्स के सिलेंडर एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की ओर एक्सेलरेट करते हैं, जब तक वे मूव करके चार्जेस न्यूट्रलाइज करते हैं। करंट रहता है। चार्जेस रिप्लेनिश न हो तो थोड़ी देर बाद करंट स्टॉप हो जाता है। स्टेडी करंट के लिए केवल इनिशियल चार्जेस पर्याप्त नहीं है। कोई मैकेनिज्म लगातार चार्जेस सप्लाई करे जिससे कंडक्टर में स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे। सेल्स और बैटरीज यही रोल निभाते हैं। इसीलिए सर्किट में कंटिन्यूअस करंट के लिए क्लोज्ड पाथ और सोर्स की जरूरत होती है। यह आइडिया आगे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेक्शन में फिर दिखाई देगा। एक सेकंड पॉज करके अपनी लैंग्वेज में बोलो, नो फील्ड में करंट जीरो क्यों और अप्लाइड फील्ड में करंट नॉन जीरो क्यों? आंसर में थर्मल मोशन, रैंडम डायरेक्शंस, नेट फ्लो और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये 4 आइडियाज आने चाहिए। अगर इनमें से कोई मिसिंग है तो अभी कॉन्सेप्ट को फिर से मेंटली रिप्ले करो। एक्सीलेंट। यहाँ एक सटल पॉइंट है। फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है, लेकिन कंडक्टर में कोलिजन्स होते रहते हैं। इसलिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का मोशन सिंपल स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। हमें माइक्रोस्कोपिक रैंडम मोशन के ऊपर सुपरपोज्ड एक स्मॉल एवरेज मोशन मिलेगा। इसी एवरेज मोशन को आगे ड्रिफ्ट कहते हैं। यही ब्रिज है माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन्स और मैक्रोस्कोपिक करंट के बीच। अब आते हैं जीएस ओम के फेमस रिलेशन पर। यदि कंडक्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो और करंट I फ्लो करे तो ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल्स RI। यहाँ R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम है, सिंबल ओमेगा। ध्यान दो, V इक्वल्स IR अपने आप में रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए भी यूज हो सकता है। ओम्स लॉ का स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट ये है कि सूटेबल कंडीशंस में V और I प्रोपोर्शनल है, अर्थात R कांस्टेंट रहता है। हर डिवाइस के लिए V बाय I लिख देना ये प्रूव नहीं करता कि डिवाइस ओमिक है। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत वैल्यूएबल है। रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है? सोर्स के स्लैब आर्ग्यूमेंट को रीजनिंग से देखो। सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ डबल करने पर पोटेंशियल ड्रॉप्स ऐड होते हैं, करंट सेम रहता है, इसलिए रेजिस्टेंस डबल होती है, यानी R प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। इस रिलेशन को याद करने से ज्यादा अच्छा है सीरीज लाइक स्लैब पिक्चर समझना। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्लैब को लेंथवाइज 2 इक्वल पार्ट्स में काटो। हर पार्ट का एरिया A/2 है। सेम वोल्टेज के क्रॉस करंट I/2 होगा, इसलिए हर हाफ स्लैब की रेजिस्टेंस R/2 होगी। इसका मतलब एरिया आधा करने पर रेजिस्टेंस डबल। जनरल रिलेशन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। दोनों रिलेशंस कंबाइन करके R इक्वल्स ρL/A मिलता है।
यहाँ आर और रेजिस्टिविटी रो को मिक्स मत करना। बिल्कुल। रेजिस्टेंस आर पर्टिकुलर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इसलिए मटेरियल के साथ डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, हालांकि टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बदल सकती है। फॉर्मूला आर इक्वल्स रो एल बाई ए में एल और ए ज्योमेट्री बताते हैं, जबकि रो मटेरियल बिहेवियर बताता है। करंट डेंसिटी भी इसी पॉइंट से आती है। करंट पर यूनिट एरिया, जब एरिया करंट के नॉर्मल हो, करंट डेंसिटी जे कहलाती है। उसका एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। यूनिफॉर्म सिचुएशन में जे का मैग्नीट्यूड आई बाय ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ रिलेशन जे इक्वल सिग्मा ई भी लिख सकते हो, जहां सिग्मा कंडक्टिविटी है और सिग्मा इक्वल्स 1/ρ। इसलिए ओम्स लॉ की इक्विवेलेंट फॉर्म्स याद रखो। V इक्वल्स आई आर, E इक्वल्स रो जे और J इक्वल्स सिग्मा ई। इनमें V और I मैक्रोस्कोपिक सर्किट क्वांटिटीज हैं, जबकि E और J लोकल फील्ड तथा करंट डेंसिटी को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम में फॉर्मूला लिखने के बाद सिंबल्स और ऐसा यूनिट स्पष्ट करना आंसर को रिस्पॉन्सिबल और कंप्लीट बनाता है। मिनी चैलेंज, वायर की लेंथ डबल हो और एरिया सेम रहे तो आर, अब एरिया डबल हो और लेंथ सेम रहे तो आर। पहले केस में रेजिस्टेंस डबल, दूसरे केस में रेजिस्टेंस हाफ, लेकिन दोनों आंसर्स तभी डायरेक्ट हैं जब मटेरियल और टेम्परेचर अनचेंज्ड हो। यह कंडीशन लिखना अक्सर छूट जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल में पहले गिवन क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करो, फिर आर इक्वल्स रो एल बाई अप्लाई करो और यूनिट्स कंसिस्टेंटली रखो। अब माइक्रोस्कोपिक स्टोरी। नो फील्ड में इलेक्ट्रॉन वेलोसिटीज रैंडम है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0। फील्ड अप्लाई होने पर इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन ए इक्वल्स माइनस ई बाय एम लगता है। माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। कोलिजन्स के कारण यह एक्सेलरेशन अनइंटरप्टेड नहीं रहता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 से शिफ्ट होकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है। रिलैक्सेशन टाइम टाउ का मतलब है सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच एवरेज टाइम। एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट करता है, फिर आयन से कोलिजन में ड्रिफ्ट स्पीड लूज करता है और फिर दोबारा एक्सेलरेट करता है। एवरेज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी का मैग्नीट्यूड ई टाउ बाय एम मिलता है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट रहती है, क्योंकि कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पूरी वेलोसिटी है? नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन मोशन में लार्ज रैंडम थर्मल वेलोसिटीज और स्मॉल डायरेक्टेड ड्रिफ्ट कंपोनेंट दोनों होते हैं। रैंडम पार्ट एवरेज में कैंसल हो जाता है, ड्रिफ्ट पार्ट नेट चार्ज ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए ड्रिफ्ट स्पीड बहुत छोटी हो सकती है, फिर भी करंट सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी बहुत बड़ी होती है। करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड J इक्वल्स एन ई वी डी के रूप में लिखा जाता है, जहां n फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी, E इलेक्ट्रॉन चार्ज का मैग्नीट्यूड और VD ड्रिफ्ट स्पीड है। साइन चार्ज कन्वेंशन अलग से डायरेक्शन बताती है। करंट I इक्वल्स एन ई वी डी ए के मैग्नीट्यूड फॉर्म को न्यूमेरिकल में केयरफुली यूज करो। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेंथ नहीं। ड्रिफ्ट की एक कॉमनली आस्क्ड कंफ्यूजन है, सर्किट क्लोज करते ही करंट ऑलमोस्ट इमीडिएटली कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स धीरे ड्रिफ्ट करते हैं। आंसर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में बहुत जल्दी एस्टैब्लिश होता है, लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की स्पीड से। हर पॉइंट पर लोकल इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी से पूरी वायर यात्रा करके आना जरूरी नहीं। और एक्सेलरेशन वाला डाउट, अगर फोर्स एक्सेलरेशन देता है तो स्टेडी ड्रिफ्ट स्पीड क्यों? हर इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बीच एक्सेलरेट करता है, लेकिन कोलिजन के बाद उसकी ड्रिफ्ट कंपोनेंट रीसेट जैसी हो जाती है। रिपीटेड रैंडम कोलिजन्स के कारण एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड स्टेडी वैल्यू पर रहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली एक्सेलरेट एंड कोलाइड साइकिल में है, जबकि एंसेंबल का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। यह माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ओम्स लॉ को सपोर्ट करती है। अब तक का चेक पॉइंट, रैंडम मोशन अलोन नेट करंट नहीं बनाता,
फील्ड ड्रिफ्ट कंपोनेंट बनाता है। ड्रिफ्ट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए फी के ऑपोजिट है और लार्ज एन के कारण स्मॉल ड्रिफ्ट स्पीड भी मेजरेबल करंट दे सकती है। इन 4 स्टेटमेंट्स को बिना फॉर्मूला देखे बोल पाओ तो ड्रिफ्ट सेक्शन की फाउंडेशन स्ट्रांग है। अब हम मटेरियल बिहेवियर पर आते हैं। रेजिस्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मटेरियल्स को कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्लासिफाई किया जाता है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी लो रेंज में होती है। इंसुलेटर्स जैसे सिरेमिक, रबर और प्लास्टिक्स की रेजिस्टिविटी मेटल्स से बहुत अधिक होती है। सेमीकंडक्टर्स इनके बीच होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उनका बिहेवियर विशेष रूप से यूजफुल है। टेम्परेचर का इफेक्ट याद रखने का तरीका है। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टिविटी जनरली बढ़ती है। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टिविटी घटती है। सही मेटल के लिए लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में रो टी इक्वल्स रो जीरो टाइम्स वन प्लस अल्फा टाइम्स टी माइनस टी जीरो। मेटल्स में अल्फा पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ने पर कोलिजन्स अधिक फ्रीक्वेंट होते हैं। रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग अनचेंज रहती है, इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ती है। फॉर्मूला लिमिटेड रेंज में अप्रॉक्सीमेट है। हर टेम्परेचर पर ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना। सेमीकंडक्टर्स में पिक्चर अलग है। टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिंग कैरियर्स की नंबर डेंसिटी बढ़ती है। यह इंक्रीज कॉलिजन टाइम में कमी के इफेक्ट को कॉम्पेंसेट से भी ज्यादा कर सकती है, इसलिए रेसिस्टिविटी डिक्रीज करती है। सूटेबल इम्प्यूरिटीज ऐड करके सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी घटाई जा सकती है। यही फीचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखता है। निक्रोम जैसे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कंपैरेटिवली वीकली चेंज होती है, इसलिए निक्रोम, मांगनीज और कॉन्स्टेंटिन स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स या वायर वाउंड रेजिस्टर्स में यूजफुल होते हैं। हीटिंग एलिमेंट के न्यूमेरिकल में इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस अलग टेम्परेचर पर होते हैं। पहले V/I से फाइनल रेजिस्टेंस निकालो, फिर टेम्परेचर रिलेशन लगाओ। सीधे करंट को टेम्परेचर मान लेना कॉमन एरर है। अब ओम्स लॉ की लिमिटेशंस। क्या हर कंडक्टर का वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं, डेविएशंस 3 ब्रॉड फॉर्म्स में हो सकती है। VI के प्रोपोर्शनल न रहे। रिलेशन अप्लाइड वोल्टेज के साइन पर डिपेंड करे। जैसे डायोड में रिवर्स डायरेक्शन का रिस्पॉन्स सेम मैग्नीट्यूड का नहीं होता, या सेम करंट I के लिए V की रिलेशन यूनिक न हो, जैसा GAS बिहेवियर में बताया गया है। इसलिए ओम्स लॉ यूनिवर्सल फंडामेंटल लॉ नहीं है। एक सटल एग्जाम पॉइंट V इक्वल्स आई आर इक्वेशन लिखी जा सकती है, भले डिवाइस नॉन ओमिक हो, क्योंकि इसे इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस डिफाइन हो सकती है। ओम्स लॉ तब कहेंगे जब आर अप्लाइड वोल्टेज या करंट की रिलेवेंट कंडीशंस में कांस्टेंट रहे और वी आई रिलेशन लीनियर हो। यह डिस्टिंक्शन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। एक शॉर्ट एडजी स्टडी मोमेंट। अगर तुम्हें डायोड के नॉन लीनियर VI ग्राफ या रो और आर का डिफरेंस कंफ्यूज कर रहा है, तो एडजी में एग्जैक्ट डाउट पूछकर पहले अपनी रीजनिंग लिखो। ट्यूटर तुम्हें तुरंत फाइनल लाइन देने के बजाय छोटे क्वेश्चन से चेक कराएगा कि कंफ्यूजन डेफिनेशन में है, कंडीशन में है या ग्राफ इंटरप्रिटेशन में। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल साइड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर कंडक्टर में चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करता है। कोलिशंस के कारण गेन्ड एनर्जी एटम्स को ट्रांसफर होती है, जिससे कंडक्टर हीट होता है। टाइम इंटरवल डेल्टा टी में डिसिपेटेड एनर्जी W इक्वल्स आई वी डेल्टा टी और पावर यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम P इक्वल्स आई वी। ओम्स लॉ यूज करके पावर के 3 यूजफुल फॉर्म्स मिलते हैं। P इक्वल्स IV, P इक्वल्स I स्क्वायर R और P इक्वल्स V स्क्वायर बाय R। कौन सा फॉर्म यूज करना है ये गिवन क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा। करंट और रेजिस्टेंस दिए हों तो I स्क्वायर R, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिए हों तो V स्क्वायर बाय R। यूनिट्स वॉट में रखें। हीटिंग इफेक्ट समझ आया, लेकिन पावर ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज क्यों यूज करते हैं? डिवाइस को फिक्स्ड पावर P डिलीवर करनी हो तो P इक्वल्स VI के अनुसार वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट सकता है। कनेक्टिंग केबल की रेजिस्टेंस RC में वेस्टेड पावर PC इक्वल्स I स्क्वायर RC। इसलिए करंट कम करने से ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। सोर्स में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है और ट्रांसफार्मर एंड पर वोल्टेज को सेफ यूजेबल वैल्यू तक लोअर करता है।
कॉमन मिस्टेक ये है कि हाई वोल्टेज को डायरेक्टली सेफ समझ लिया जाए। ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज लॉस कम करने के लिए यूजफुल है, लेकिन ह्यूमंस के लिए हाई वोल्टेज डेंजरस है। इसी कारण एंड पर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज लोअर करता है। एग्जाम आंसर में रिलेशन जरूर दिखाओ। पीसी इक्वल्स आई स्क्वायर आर सी और फिक्स्ड डिलीवर्ड पावर के लिए लॉस वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्स में घटता है। अब सेल और ईएमएफ। स्टेडी करंट मेंटेन करने के लिए सोर्स चार्जेस को लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी की ओर मूव करता है। सोर्स द्वारा पर यूनिट चार्ज किया गया वर्क ईएमएफ कहलाता है, सिंबल एप्सिलॉन। नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस है, मैकेनिकल फोर्स नहीं। ओपन सर्किट में सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी रेजिस्टेंस रखता है, जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करने पर करंट आई इक्वल्स एप्सिलॉन बाय आर प्लस आर। एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज वी इक्वल्स आई आर, और इसे एप्सिलॉन माइनस आई आर भी लिख सकते हैं। इसलिए क्लोज सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज जनरली ईएमएफ से कम होता है। जब आर इनफाइनाइट हो, करंट जीरो और टर्मिनल वोल्टेज एप्सिलॉन। जब सर्किट क्लोज्ड हो, इंटरनल रेजिस्टेंस पर आईआर ड्रॉप होता है। मैक्सिमम थियोरेटिकल करंट आर इक्वल्स जीरो पर एप्सिलॉन बाय आर होगा। हालांकि प्रैक्टिकल सेल्स में अलाउड करंट डैमेज रोकने के लिए लोअर हो सकता है। न्यूमेरिकल में पहले पूछो, ओपन सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है या चार्जिंग सिचुएशन। सेल्स सीरीज में हो और एडिंग ओरिएंटेशन हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐड होती हैं और इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी ऐड होती हैं। अपोजिंग कनेक्शन में ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो करती है और इक्विवेलेंट ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस के वेटेड रिलेशन से आती है। डायग्राम में पोलैरिटी देखे बिना फॉर्मूला लगाना रिस्की है। अब हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स में एंटर कर रहे हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस हर सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकती। किरचॉफ्स रूल्स दो कॉन्जर्वेशन आइडियाज पर आधारित हैं। जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है। स्टेडी कंडीशन में जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, इसलिए एंटरिंग करंट का सम लीविंग करंट के सम के बराबर है। जंक्शन रूल को इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इक्वल्स सम ऑफ करंट्स लीविंग। डायरेक्शन पहले अज्यूम करो। अगर सोल्यूशन नेगेटिव आए, एक्चुअल करंट अज्यूम्ड डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। यह गलती नहीं, बल्कि चोजन रेफरेंस डायरेक्शन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन है। किरचॉफ प्रॉब्लम्स में एरोस क्लियर ड्रॉ करना कैलकुलेशन जितना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लूप रूल। किसी क्लोज लूप में पोटेंशियल चेंजेस का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सेम पॉइंट पर वापस आने पर टोटल चेंज जीरो होना चाहिए। हर रेजिस्टर और सेल क्रॉस करते समय साइन केयरफुली असाइन करो। लूप डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी चूज कर सकते हो, बस कन्वेंशन कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एक एग्जाम वर्कफ्लो सुनो। पहले हर ब्रांच करंट का एरो बनाओ, फिर जंक्शन इक्वेशन से अननोन करंट्स रिलेट करो। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लोज लूप्स चुनो और लूप इक्वेशंस लिखो। इक्वेशन सॉल्व करो। नेगेटिव करंट को रिवर्स डायरेक्शन के रूप में इंटरप्रेट करो। बहुत सारे लूप्स लिखने से हमेशा नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इंडिपेंडेंट इक्वेशंस की जरूरत होती है। अब एक्टिव रिकॉल, जंक्शन रूल किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है? लूप रूल किस फैक्ट पर बेस्ड है? पहले का आंसर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरे का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की सिंगल वैल्यूड नेचर से जुड़ा है। अगर तुमने दोनों को उलट दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब उन्हें पेयर की तरह याद करो। जंक्शन मीन्स चार्ज बैलेंस, लूप मीन्स पोटेंशियल बैलेंस। यही फ्रेज न्यूमेरिकल सेटअप में बहुत मदद करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स रूल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसमें 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 और R4 ब्रिज अरेंजमेंट में होते हैं। बैटरी एक डायगोनल आर्म पर
और गैल्वेनोमीटर दूसरी डायगोनल आर्म पर कनेक्ट होता है। बैलेंस्ड ब्रिज में गैल्वानोमीटर करंट जीरो होता है, तब बैलेंस कंडीशन R2/R1 इक्वल्स R4/R3 या R1/R4 इक्वल्स R2/R3 के इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। बैलेंस कंडीशन को ब्लाइंडली मेमोराइज मत करो। गैल्वेनोमीटर करंट जीरो होने पर दोनों जंक्शंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इसलिए रेलेवेंट ब्रांचेस में करंट रिलेशंस बनते हैं। फिर दोनों लूप से रेजिस्टेंस रेशियोज कंपेयर होते हैं। अननोन रेजिस्टेंस को फोर्थ आर्म में रखकर किसी नोन आर्म को वेरी कर सकते हैं। जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे, तब बैलेंस कंडीशन से अननोन निकलेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल में 3 चेक्स यूजफुल है। डायग्राम में बैटरी आर्म और गैल्वेनोमीटर आर्म आइडेंटिफाई करो। बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड कंडीशन पढ़ो। बैलेंस हो तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट जीरो रखो, लेकिन बाकी ब्रांचेस में करंट जीरो मत मान लेना। यही कॉमन मिसकंसेप्शन है। प्रैक्टिकल डिवाइस मीटर ब्रिज इसी प्रिंसिपल से अननोन रेजिस्टेंस डिटरमिन करता है। अब फाइनल सेक्शन में एंटर करते हुए रैपिड रिवीजन करेंगे। पहले करंट I इक्वल्स चार्ज फ्लो पर टाइम, चेंजिंग केस में इंस्टेंटेनियस लिमिट। फिर कंडक्टर रैंडम थर्मल मोशन अलोन नेट करंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट पैदा करता है। ओम्स लॉ V इक्वल्स IR और ज्योमेट्री रिलेशन R इक्वल्स रो L/A। रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस कंडक्टर की। ड्रिफ्ट सेक्शन में याद रखो, वीडी का मैग्नीट्यूड ई टाउ बाई एम, करंट डेंसिटी जे इक्वल्स एनईवीडी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स 1/ρ। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है, सेमीकंडक्टर्स में घटती है। ओम्स लॉ नॉनलीनियर, साइन डिपेंडेंट या नॉन यूनिक V-I रिलेशंस में फेल कर सकता है। फॉर्मूला के साथ कंडीशन लिखना जरूरी है। पावर रिकैप P इक्वल्स IV I²R या V²/R। सेल रिकैप टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स एप्सिलॉन माइनस IR और एक्सटर्नल सर्किट में I इक्वल्स एप्सिलॉन/R+R। किरचॉफ रिकैप एंटरिंग करंट इक्वल्स लीविंग करंट और क्लोज लूप में अलजेब्राइक पोटेंशियल चेंजेस का सम जीरो। व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस पर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे 5 लाइंस बोलो। करंट की डेफिनेशन, आर और रो का डिफरेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, जंक्शन रोल का कॉन्जर्वेशन बेसिस और व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस्ड कंडीशन का फिजिकल मीनिंग। फिर किसी हीटिंग एलिमेंट न्यूमेरिकल में V/I से फाइनल रेजिस्टेंस निकालकर टेम्परेचर रिलेशन अप्लाई करने की पूरी सीक्वेंस लिखो। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हारी रिवीजन को ड्यूरेबल बनाएगा। और एक कॉमन मिस्टेक आखिरी बार, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट डायरेक्शन को कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन मत समझ लेना। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ड्रिफ्ट करते हैं, जबकि करंट की डायरेक्शन चार्ज ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन से डिसाइड होती है। दूसरा मिस्टेक, V इक्वल्स IR को हर डिवाइस के लिए ओम्स लॉ मान लेना। ग्राफ की लिनियरिटी और कांस्टेंट रेजिस्टेंस की कंडीशन चेक करो। आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को आइसोलेटेड फॉर्मूलाज की तरह नहीं, एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह देखा। मूविंग चार्ज से करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट, कोलिजन से रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ से सर्किट रिलेशन, एनर्जी लॉस से पावर, सोर्स से EMF, कंजर्वेशन लॉस से किरचॉफ और नल कंडीशन से व्हीटस्टोन ब्रिज। अब नोटबुक में एक 1 पेज फॉर्मूला मैप बनाओ और कम से कम एक न्यूमेरिकल बिना सॉल्यूशन देखे अटेम्प्ट करो। अगर किसी कॉन्सेप्ट पर आंसर अटक जाए, पहले अपना पार्शियल रीजनिंग लिखना, फिर एडजी में एग्जैक्ट डाउट पूछना या एक्टिव रिकॉल चैलेंज बनाना। याद रखो, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन का मतलब हर लाइन रटना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कौन सा रिलेशन किस फिजिकल आइडिया से आया। गौरव और मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। काम रहो, कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट करो और नेक्स्ट रिवीजन में अपने आप को टीच करके देखो।